Good morning, students. We are discussing your chapter biomolecule, and today's topic is enzymes. You know about the catalyst. Catalysts are those foreign substances which are added into a reaction and they increase the rate of the reaction. If any reaction is taking place in 5 to 6 hours, if we add a foreign substance as a catalyst, then that reaction completes within 10 to 15 minutes. So for doing fast reactions or a reaction in a certain time, we add catalyst. And one more property which catalysts show, that is they are not consumed during the reaction. It means if we take 100 gram of catalyst in starting of reaction और when reaction completes, तो जो कैटलिस्ट हमने लिया था उतना ही कैटलिस्ट हमारा रिएक्शन के बाद हमको मिल जाएगा, है ना। ये केवल क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है और जिसमें डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं और उसके बाद में फिर ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। कैटलिस्ट जैसा है वैसे का वैसे ही रहता है। ये कैटलिस्ट के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं एंजाइम की। तो देखिए यहाँ पर जो एंजाइम है, एंजाइम भी एक तरीके से क्या है, दे आर ऑल्सो कैटलिस्ट। लेकिन वो कैटलिस्ट कैसे हैं, बायो कैटलिस्ट है। बायो का मीनिंग है कि ये ऐसे सब्सटेंस हैं, फॉरेन सब्सटेंस हैं जो केवल लिविंग ऑर्गेनाइज्ड या बॉडी या सेल में ही एक्टिव होते हैं। या तो प्लांट्स के अंदर मिलेंगे आपको या फिर एनिमल्स के अंदर, ठीक है। और हमने बताया था कि जो इससे पहले हमने स्टडी किया था प्रोटीन, और मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो है ना, वो एंजाइम की तरह वर्क करती हैं। यानी मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो या तो प्योर प्रोटीन है या प्रोटीन के साथ है ना कुछ दूसरा ग्रुप अटैच करके और एंजाइम की एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे एंजाइम्स को। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में रहते हुए रिएक्शंस को क्या करते हैं, ये कैटलाइज करते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स विच कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनाइज, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनाइज में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको ये कैटलाइज करते हैं, है ना। जैसे माल्टेज, लैक्टेज, इन्वर्टेज, जब इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ये जनरली क्या होते हैं कि कोई रिएक्शन टाइप है या जिस प्रोडक्ट को हम कैटलाइज करवा रहे हैं, है ना, उसके बेसिस पर इसके नाम डिसाइड होते हैं। जैसे माल्टोज को जो डिग्रेड करेगा तो उसके लिए कौन सा होगा, माल्टेज। अगर लैक्टोज को करेगा तो उसका नेम क्या हो जाएगा, लैक्टेज। और जो शुगर का इन्वर्जन प्रोसेस होती है उसमें जो यूज होता है दैट इज़ इन्वर्टेज। तो इन तीनों में एक कॉमन है सफिक्स, दैट इज़ एज, है ना। यहाँ पर ये ओज लिखा है, ओज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, एज होगा, ठीक है। जैसे इन्वर्टेज है, ये माल्टेज होगा, ये लैक्टेज होगा। तो एंजाइम्स का जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वहाँ पर एक सफिक्स यूज होता है दैट इज़ एज। जनरली जिस रिएक्टेंट पर हम रिएक्शन कर रहे हैं उसका नेम आता है और उसके बाद एज लगा देते हैं तो वो एंजाइम का नेम हो जाता है। अच्छा, अगर हम एंजाइम को यूज ना करें तो क्या होगा, तो हमारी जो रिएक्शन है, जो बायोलॉजिकल जितनी भी रिएक्शंस हैं लिविंग प्रोसेस, वो क्या हो जाएंगी, वेरी स्लो हो जाएंगी। अगर हमने फूड लिया और फूड को हमने इनटेक किया तो जो फूड 6 to 8 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाता है, अगर एंजाइम्स ना हो, है ना, तो उसको
जो सेल में डिग्रेडेशन होकर के फाइनल जो डाइजेशन होता है उसमें 1 to 2 मंथ्स लग सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एंजाइम्स का। अच्छा, एंजाइम्स हमारे क्या हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन में भी जनरली किस तरीके की होती हैं, या तो सिंपल यानी 100% प्रोटीन पार्ट होगा या कंजुगेटेड होगा, है ना। कंजुगेटेड का मीनिंग है कि सम एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, है ना। जैसे ये हमारा एक प्रोटीन की चेन हो गई, और जनरली जो प्रोटीन होती हैं ग्लोबुलर फॉर्म में होती हैं इस तरीके से, है ना, जो एंजाइम की तरह वर्क करती हैं, और उसी के अंदर कोई इस तरीके का एक ग्रुप अटैच है ना। जैसे हीमोग्लोबिन प्रोटीन है तो उसके अंदर क्या होता है, हीम आयरन वाला ग्रुप रहता है ना। ये आयरन हो गया, बाकी की हमारी ग्लोबुल प्रोटीन हो गई। तो इस तरीके की जो प्रोटीन होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं, कंजुगेटेड हैं, दूसरे पार्ट से जुड़ी होती हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर। और ये एक्चुअल में क्या है, जो प्रोटीन है यानी एंजाइम की तरह जो वर्क कर रहा है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है ना। देखो एक मैं आपको यहाँ पर हाँ ये डायग्राम देखिए, ये हमारी कंजुगेटेड प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह वर्क कर रही है। हीमोग्लोबिन का ये स्ट्रक्चर है, इसमें जो आपको ये जो इंटेस्टाइन जैसा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन। और जो आपको ये ब्रेड जैसा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये हीम ग्रुप है, यानी आयरन का जो कॉम्प्लेक्स है वो इसके अंदर है। तो इस तरीके की भी हमारी प्रोटीन हो सकती हैं, और जनरली प्रोटीन हमारी ये होती है ना। इसमें ये वाला पार्ट हटा दें और दूसरा पार्ट ये ऐड कर दें। एक सिंपल होती है हमारी, एक कंजुगेटेड। कंजुगेटेड में क्या है कि एक और उसमें नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, लेकिन वो एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, अच्छा अभी तक जो हमारे एंजाइम्स हैं जो लिविंग बॉडीज़ में स्टडी किए गए हैं वो हमारे 3000 के, है ना, नियर बाई एंजाइम्स हैं। लेकिन जो हम लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं, जिनको कमर्शियली सेल आउट कर सकते हैं, है ना, कई डॉक्टर्स होते हैं वो जिसका डाइजेशन सही नहीं होता है या मसल्स डेवलप नहीं होती हैं, ग्रोथ इफेक्ट होती है, तो वो एंजाइम्स सजेस्ट करते हैं, है ना, मेडिसिन फॉर्म में। तो वो हमारे कितने 300 के आसपास अभी तक डेवलप हो चुके हैं। अच्छा, ये कुछ देखिए डिसीज़ हैं जो एंजाइम्स की वजह से हो जाती हैं, जैसे फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, इसकी वजह से जो एक डिसीज़ है दैट इज़ फिनाइल कीटोनोरिया। इसमें क्या होता है, यूरिन में कीटोनिक जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं वो आने लग जाते हैं। सेकेंड इज स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये ऐसा एंजाइम है जो ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है हमारी कॉर्नरी में, उसको डिज़ोल्व कर देता है ना। अगर ये एंजाइम ना हो तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, अगर ये एक्टिव ना हो। ठीक है, तो एंजाइम्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं। ये तो डिसीज और जो बेसिक फंक्शनिंग है उससे रिलेटेड है, लेकिन जो जनरली यूज होते हैं हमारे जैसे डाइजेशंस में कई सारे एंजाइम्स हैं। देखिए हमारा जो एक एंजाइम है यूरिएस, यूरिएस कहाँ से आया, यूरिया से, है ना। यूरिया पर ये क्या करता है, अटैक करता है, यानी उसके साथ वर्क करता है और यूरिया को ब्रेकआउट कर देता है अमोनिया में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। सेकंड एंजाइम इन्वर्टेज, आपने कार्बोहाइड्रेट में इसको पढ़ा है। सुक्रोज को ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक कर देता है। इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन बोलते हैं। तो इन्वर्जन से क्या बना, इन्वर्टेज। तो ये यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट करिए, लास्ट में क्या है, एज, है ना। मोस्टली में क्या होगा, आपको एज, है ना, एज मिलेगा। तो उससे आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एंजाइम है।
माल्टेज किस पे वर्कआउट करेगा, माल्टोज पर। अमाइलेज स्टार्च, देखिए स्टार्च के अंदर भी एक चेन होती है अमाइलोपेक्टिन की, तो उसी से अमाइलेज बना हुआ है जो ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन पर वर्क करता है, ट्रिप्सिन भी हमारा प्रोटीन में वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए प्रोटीन को किस में ये डिग्रेड कर रहे हैं या डिकम्पोज कर रहे हैं, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड इसकी क्या है, बेसिक यूनिट है ना। ये हमारा एक अमीनो एसिड है, ये सेकंड अमीनो एसिड है, ये थर्ड अमीनो एसिड है। और इस तरीके जब थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स, मोर देन 100, एक दूसरे से किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, तो ये प्रोटीन बनाते हैं। अब उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज़ पेप्सिन और ट्रिप्सिन, है ना। ये हमारे फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इन्वर्टेज, जो हम, है ना, फूड को लेते हैं। लैक्टेज लैक्टोज पर वर्क करेगा, जो मिल्क के अंदर शुगर होती है। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लिक एसिड है हमारे, कौन कौन से, डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनको ये न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज, है ना, देखिए एज यहाँ पर भी वर्क कर रहा है आपका, एज 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 एज, है ना, ये भी एज। तो न्यूक्लियस डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक करेगा। और डीएनए पॉलीमरेज ये क्या करता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है डीएनए। ये इसका रिवर्स है, ये देखिए इसका रिवर्स है ये, है ना। ऐसे ये आरएनए वाले का रिवर्स है ये, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम्स हैं आपके, जो मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में आप इनको स्टडी करते हैं या सेल बायोलॉजी में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इमल्सनेस, ये सेलुलोज को ब्रेक करता है किसमें, ग्लूकोज में। एंड ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये ऐसा एंजाइम है ना, जो क्या काम करता है, कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर, है ना। आपने रेडॉक्स रिएक्शन स्टडी की थी, टेंथ में भी स्टडी की थी और 11th में तो डिटेल में आपने स्टडी किया था। तो ये ऐसे एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन में भी हेल्प करता है और रिडक्शन में भी हेल्प करता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर एंजाइम्स हैं जो आपसे फ्रीक्वेंटली हर एग्ज़ाम्स में और नीट वगैरह में भी पूछे जाते हैं, वो ये एंजाइम्स हैं, है ना। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो बेसिक आपकी बायोलॉजी है उसमें ये वाले एंजाइम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको आपको लर्न करना है कि कौन सा एंजाइम किस प्रोसेस में यूज किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको आपको लर्न होना चाहिए कि यूरिया को CO2 NH3 कौन सा एंजाइम ब्रेक करता है, यूरिएज। स्टार्च के लिए कौन सा यूज होता है, अमाइलेज। प्रोटीन के लिए कौन सा होता है, पेप्सिन ट्रिप्सिन। लैक्टोज मिल्क शुगर के लिए कौन सा होता है, लैक्टेज। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कौन सा ब्रेक करता है, न्यूक्लियस। अगर रिवर्स करना हो तो उसके लिए DNA पॉलीमरेज एंड RNA पॉलीमरेज। पॉलीमरेज माने एक यूनिट है, उस यूनिट को पॉलीमराइज करना है हमें, ठीक है, इस तरीके से। तो DNA एक पॉलीमर लॉन्ग चेन होती है, ऐसी RNA भी लॉन्ग चेन होती है, तो उसके लिए हमें पॉलीमर टाइप का एंजाइम चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इस वाले यहाँ पर एक टॉपिक और भी बनता है कि हाउ एंजाइम वर्क्स, यानी व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। तो ये जो टॉपिक है इसको हम यूनिट 5 में आपका डिस्कस करेंगे, है ना, या यूनिट 4 जो है उसमें भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, ये 2 यूनिट हैं अभी आपकी। तो उसमें जो एंजाइम चैप्टर जो टॉपिक है वो दोबारा रिपीट होगा, वहाँ हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे और काइनेटिक्स के साथ जो इसकी मैकेनिज्म है उसको भी वहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है।
तो अभी हम केवल इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको चैप्टर 5 में स्टडी करने को मिलेंगी। स्पेसिफिसिटी का मीनिंग है कि जो एंजाइम जिस रिएक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड किया हुआ है यानी फिक्स किया हुआ है वो उसी को ही कैटलाइज करेगा। जैसे यूरिएज से हमें CO2 और NH3 चाहिए, तो यहाँ हम जो एंजाइम यूज करेंगे वो कौन सा होगा, यूरिएज। अगर आप चाहें कि यहाँ पर हम ट्रिप्सिन को यूज़ कर लें, है ना, या अमाइलेज को यूज़ कर लें, तो उनको यूज़ करके हम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना सकते। तो ये इनकी स्पेसिफिसिटी है। जैसे फिजिक्स का जो टीचर है ना, वो फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, मैथ के हैं वो मैथ पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री के हैं वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, है ना। ये नहीं कि केमिस्ट्री के टीचर से आप कहें कि आप संस्कृत पढ़ा दीजिए, है ना, तो वो बात नहीं आएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से जो यूरिया है उसको डिकम्पोज करने के लिए यूरिएज, हर सब्सटेंस के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। सेकंड, एफिशिएंसी। अब देखिए एक मॉलिक्यूल है हमारा, बायोमॉलिक्यूल है, कोई भी प्रोटीन एंजाइम है, तो वो क्या करता है, दे कैन स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाई 10⁻20, यानी ये 10 टाइम नहीं बढ़ा रहा है बल्कि 10 के ऊपर 20 पावर यानी ट्रिलियंस टाइम ये इंक्रीज़ कर देता है। तभी मैंने बताया ना कि जो फूड है हमारा 4 to 6 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाता है। अगर वो ना हो तो एक तो वो डाइजेस्ट ना हो महीनों में भी, और साथ में सड़ भी जाए, है ना। तो ये इनकी इफ़िशियंसी है, बहुत फास्ट ये वर्क करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक जो एंजाइम है वो एंजाइम 1 मॉलिक्यूल 1 मिलियन अदर जो सब्सटेंस हैं उनको क्या कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है। इतने रिएक्टेंट को वो किस में चेंज कर सकता है, प्रोडक्ट में। ओनली 1 एंजाइम मॉलिक्यूल। तो इनकी इफ़िशियंसी काफ़ी हाई होती है। अच्छा, वर्किंग टेम्परेचर और pH ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बताया था इससे जो प्रीवियस लेक्चर था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन का अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, pH चेंज कर दिया, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है ना डिनेचर्ड हो जाती है, उसका नेचर ही चेंज हो जाता है। तो उसकी इफ़िशियंसी जो एक्टिविटी है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो जब प्रोटीन ही काम नहीं करेगी तो वो एंजाइम की तरह वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है 310 केल्विन। 273 माइनस करिए 7 एंड हेयर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इस टेम्परेचर पर ये मैक्सिमम वर्कआउट करते हैं। और pH हमारी क्या होनी चाहिए, नियर टू 7 ±1 यानी 6 to 8। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैन बी हाईली इफिशिएंट। मैंने बताया कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज 1 मिलियन ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं ये। एफिशिएंसी कैन बी मेजर्ड बाय सर्टेन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड इनहिबिटर्स, है ना। कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे ये एंजाइम है, इसकी यहाँ पर एक्टिव साइट्स हैं। अब कोई सब्सटेंस आ जाए वो इसको ब्लॉक कर दे इस तरीके से, तो उससे इनकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। एप्लीकेशन फर्मेंटेशन में यूज होते हैं, है ना। और कोएगुलेशन ऑफ मिल्क, चीज़ बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्वीट सिरप फ्रॉम कॉर्न स्टार्च, है ना। ये हमारे कमर्शियल यूजेस हैं। इसके अलावा पूरी हमारी जो बॉडी है, प्लांट्स की बॉडी है, बहुत सारी एंजाइम्स की वजह से ही बेटर वर्कआउट कर पाती है। अगर एंजाइम ख़त्म तो बॉडी हमारी फिनिश हो जाएगी, है ना, उसकी इफ़िशियंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा, इसको आप प्रिपेयर करिए एंजाइम को। कोई डाउट हो तो प्लीज़ डिस्कस।